बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सबा जो मखनी दाल बना रही थी उसकी खुशबू तो बड़ी अच्छी आई, कंप्लीट हो गई जी? यस, पूरी कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, सिर्फ मसाला मैंने दाल में ऐड करना है एंड डन, पूरी तैयार हो चुकी है। ड्रिंक क्या बना रही हैं आप, ये बताएं हमें। अच्छा, ड्रिंक बन रही है सॉल्टेड कैरमल आइस लाटे। सॉल्टेड कैरमल आइस लाटे। अच्छा, ये वैसे इनकी जो ज़्यादा इनको शौक़ है ना, वो ज़रा इस तरह की चीज़ें बनाने का ज़्यादा है, ये ज़्यादा इस तरह मीठे बहुत बनाती हैं। अच्छा, ये किस तरह बनेगी जी? अच्छा, ये कुछ इस तरह है कि कॉफ़ी बेस है और क्रीम है, इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क है और आइस। तो ये तैयार किस तरह होती है? तो सारी चीज़ें एक साथ डालनी होती है उसका तरीका? यस, एक्चुअली सब कुछ एक साथ डाल के और ब्लेंडर। ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। आसान चीज़ें बता रही हैं ताकि ये घर में बना सकें। हाँ, लड़के भी बना सकें। लड़कों को आप जब खाना बनाती हैं तो आप उसमें अदल इंसाफ रखती हैं कुछ या नहीं रखती हैं आप? जरूरी है। या कोई डिश ज़्यादा पसंद आ गई तो पूरे हफ्ते वही बना रही हैं या सबको मौका मिलता है? ऐसे नहीं होता, सबको आप देती हैं ना? देते हैं जी। और बड़ी आसान ये डिशेस बना रही हैं। ये बड़ा एक तरीके से अच्छा रहता है क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी मुश्किल होती हैं बनाना, अगर लड़के अब्रॉड चले जाएँ तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अच्छा है इस तरह की आप चीज़ें सीख सकते हैं। अली भाई, आपकी जानिब आऊँगा। बात हो रही थी उस वक्त पहले टूथपिक के हवाले से, और एक जो अहम इशू होता है वो ये होता है कि लोग डेंटिस्ट के पास इस वजह से नहीं जाते क्योंकि कहते हैं जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो महंगा होता है। तो क्या अगर हम पहले ही अपने दांतों की केयर करें तो हमें उस महंगे ट्रीटमेंट तक आना नहीं पड़ेगा, या क्या रीजंस क्या हैं? अभी सर से बात हो रही थी ब्रेक में कि ही वाज इन कनाडा, और सर आप खुद ही एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कैविटी थी, तो मेरे क्लास फेलो हैं तो उनकी मिसेस डेंटल सर्जन है, तो उन्होंने एक्सपेंसेस मुझे बताया $900 के। $900? तो मैं कहा कि आप इसका थोड़ा सा जो है ना, थोड़ी कोई फ्लॉस लगा दें, मैं $900 का नहीं करा सकता इलाज, दांत निकलवा दूंगा। $900 फिर पाकिस्तान आके उसको फिर देखिए होता ही है, सस्ते में हो गया $900 जी। होता यह है कि अगर रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाया जाए, 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाने का एटीट्यूड बनाया जाए, तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अर्ली प्रिवेंशन होगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगी चीज़ की, डेंटिस्ट उसको आइडेंटिफाई करेगा। मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ कि हमारे पास मोस्टली कराची में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, 4 से 5 मेरे क्लिनिक्स हैं और मैं आगा खान के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। तो हमारे पास मोस्टली पेशेंट्स उस वक्त आते हैं जब उनके दांत हिलना शुरू हो जाता है शरीर में। अब उसमें ये होता है कि ज़िंदगी भर 35-40 साल तक मसूड़ों की सफाई नहीं कराई जाती, इस डर से कि वो दांत को हिला देते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। एग्जैक्टली तो इसीलिए मैंने स्केलिंग ना वर्ड ही यूज़ करना बंद कर दिया। मैं कहता हूँ आप मसूड़ों की सफाई या फिर गम ट्रीटमेंट कि आप मसूड़ों को साफ करवाएं, दांत घर पे जाके चमकाइएगा। तो मसूड़ों के बीच में जो जरासीम, दांत और मसूड़ों के बीच में जरासीम जमते हैं ना, वो मसूड़ों को गलाते हैं, हड्डी को गलाते हैं और फिर दांत हिलना शुरू होते हैं। अच्छा, इन जो जरासीम है मसूड़ों के जरासीम का, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी बॉडी के शुगर के साथ है, अच्छा, कार्डिक लाइनिंग के साथ है। रिसर्च ये कहती है कि हार्ट अटैक का रेशियो बढ़ जाता है जिनके मसूड़ों की जरासीम ज़्यादा हो। मैं मसूड़ों को देख के एवरी डे 4 से 5 डायबिटिक पेशेंट्स डायग्नोस करता हूँ, और उस वक्त बड़ा एक पेशेंट्स के लिए एक डिलेमा होता है जब मैं उनको कहता हूँ कि आप अपना HbA1c टेस्ट करवा के आएँ नेक्स्ट विजिट में, क्योंकि वो कहते हैं आपका डेंटिस्ट है, आपका ताल्लुक दांतों से होना चाहिए, आप कहाँ हमें शुगर के लिए टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। लेकिन ये बड़ा रेलिवेंसी है इनकी। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी और मसूड़ों की एक बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, यानी कि आप समझ लेंगे प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती हैं, आप बच्चे लो वेट बर्थ पैदा होता है उनका, तो कम वज़न बच्चे पैदा होते हैं। तो ये तमाम जो कनेक्शन है ये मुंह की सेहत का, क्योंकि अब जो है वो मुंह को डायरेक्टली आप समझ लेंगे जनरल हेल्थ के साथ, इसीलिए देखें, इसीलिए BDS को अलग रखा गया है कि ये एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसकी इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी जनरल हेल्थ की। तो अली भाई, आपके समझते हैं हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, जैसे अभी आपने बात बताई, तो अभी ये बिल्कुल एक नई बात होगी एक आम इंसान के लिए कि जी दांतों से दिल का भी कोई ताल्लुक होता है, वरना लोग तो कहेंगे जी मुंह का है, ठीक है दांत निकलवा देंगे, हमारे पास लास्ट सोल्यूशन दांत निकलवा देंगे। आर्थराइटिस वगैरह भी होते हैं इससे। तो ये कि अवेयरनेस की कमी हमारे अंदर के बस डेंटिस्ट के पास तभी जाना है जब एंड हो जाना है। एग्जैक्टली और वो दांतों के दर्द को लोग बर्दाश्त करने का, और गोलियां, सेल्फ मेडिकेशंस इतनी, आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, जाके आप वहाँ से एक गोली है जो बड़ी ब्लू कलर की, लोग कहते हैं ब्लू कलर की गोली हमने लॉन्ग रख लें। एग्जैक्टली तो और वो घर में रेमेडीज इतनी हो गई हैं कि वो लोग बर्दाश्त करते जाते हैं। इसी तरीके से जो कराची में पान छालिया की, आपको पता है ये चीज़ है, इतनी चीज़ें ये कॉमन है,
प्रिवलेंस इतनी ज़्यादा ओरल कैंसर की कराची में शरीफ भाई, मैं एवरी डे हम बायोप्सीज कर रहे होते हैं क्लिनिक्स में, और यंग लोग जो छालियाँ खा खा के और टीवी देखते हुए 4-4 घंटे छालियाँ उन्होंने मुंह में रखा हुआ होता है, दैन लिमिटेड माउथ ओपनिंग, और उसके बाद फिर ओरल कैंसर, फिर इसका ट्रीटमेंट इतना महंगा है, और उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ख़राब हो जाती है कि आप सोच लें कि यहाँ से अगर गोश्त निकाल के अगर आप मुंह में डालें तो फिर आप क्या खाएंगे, और क्या आपको फिर कौन सी चीज़ आपको लगेगी। तो वो लेटर स्टेज में ना वो रिवर्स करना उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा अली भाई, बहुत से लोगों का मैं ये सुनता हूँ कि वो मैं उनसे पूछता हूँ जी आपकी उम्र कितनी है, वो बोलता है 50-60, और हम तो जी 10 साल की उम्र से 20 साल की उम्र से छालिया गुटखा मावा वॉट एवर चीज़ें खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। ये क्यों ऐसे? मैं आपको देखिए, इसमें 3 से 4 फैक्टर्स हैं। एक तो जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इसमें एक रोल प्ले करता है, आपकी फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए कुछ लोग लेटर स्टेज में जाके उनको डायग्नोसिस होती है, कुछ लोग ये है कि वो छालिया भी इस तरीके से खाते हैं कि वो मुंह में रखती उन्होंने फेंक दिया है, या फिर वो जो है एक जगह रखने की उनको आदत नहीं होती। तीसरा ये कि वो ब्रशिंग ठीक रख लेते हैं। चौथा ये देखें, वो जो कह रहे हैं ना कि 50 साल तक भी हमें कुछ नहीं हुआ, तो वो 50 साल तक किसी डेंटिस्ट के पास गए भी नहीं है। आप जाके किसी को दिखाएं तो अब लोगों के जो है, अब जैसे कि एक मैं आपको ले तरीके से समझाऊं तो 4 उंगलियां मुंह में जाना चाहिए जी, इतना चेक करने का वो तरीका। अब वो है उनकी लिमिटेड माउथ ओपनिंग इतनी हो चुकी है, एक फिंगर भी मुंह में जा नहीं रही, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि देखें हमें तो कुछ नहीं हो रहा। ओह यस। एंड सडनली जब हम उनका बायोप्सी करवाते हैं तो उस वक्त उनका जो रिएक्शन होता है, जो एंजाइटी होती है कि यार मैं ये क्या पागल डेंटिस्ट है, मैं किसके पास आ गया, ये मुझे अब जल्दी काटने का कह रहा है, मुझे मेरा दांत में दर्द है, उसकी गोली दे। तो लोगों की एक्सेप्टेंस उस वक्त इतनी जीरो होती है कि हम उनको जाके बायोप्सी करवाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर खुदा ना खास्ता अगर कुछ निकल आए उसमें, तो फिर फैमिली एंड व्हाट डू यू थिंक अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए इस पे? क्योंकि नहीं, इसमें काफ़ी हो रहे हैं। मैं तो इन एवरी प्रोग्राम मैं तो वहाँ जाके तबलीग ही कर रहा हूँ कि मसूड़ों की सफाई करें, और डेंटिस्ट के पास एक दफ़ा जाना ज़रूरी है। मैं जितना आप लोग आज न्यूज़ में मैं 3 से 4 दफ़ा सिद्रा ने मुझे कॉल किया था, आपने मुझे बुलाया, तो हम तो यहाँ पर आके ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ करते हैं। बाकी आपके ये है कि आपके प्रोग्राम्स भी मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। एक तो इसमें क्लिनिक्स का भी बहुत रोल है। देखिए एक इसमें एक पैरेलल एक चीज़ क्वैकरी भी चल रही है। वो जो अब जैसे हमारे पास आते हैं, अब हमारे पास 50 से 60 मिनट हम कंसल्टेशन ही कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अब इसमें आपने भी शायद कोई प्रोग्राम किए हैं, और मैं आपको ये कहूँगा कि एक प्रोग्राम हम मिलके करते हैं कि जिसमें ये क्वैक्स के लिए, क्योंकि वो ठीक है वो किसी डेंटिस्ट के पास उन्होंने काम तो सीख लिया है, लेकिन जो सामान यूज हो रहे हैं, उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली उससे जो हेपेटाइटिस बी और सी की प्रेवलेंस और HIV की जो सिंध में एंड KPK में जो फैल रही है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बिल्कुल जी, ये चीज़ जो अभी डॉक्टर अली ने भी बताई है, ये बड़ा एक इशू होता है कि वो सीख तो लेते हैं, वो लाइन से सदर में भी हमें नज़र आएंगे, और वो चीनी और ये अजीब अजीब नाम होते हैं, तो इससे आप बिल्कुल अपने आप को बचाएं, और उस लेवल पे अपने आप को ना आने दें कि वो उस लेवल पर आके आप पहुँचेंगे जब आपका मुंह ना खुल रहा हो, फिर आप बोलेंगे जी ये डॉक्टर क्या बोल रहा है। शाह भाई, आप EDO हेल्थ रहे, एक अर्से तक आपने हेल्थ सेक्टर में काम किया, रीजंस क्या है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर हेल्थ को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, फिर ये इतने जाली डॉक्टर्स बैठे होते हैं, इनके खिलाफ कोई उस तरह का एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए रेट ऑफ लॉ तो कमज़ोर है, कानून तो कागज़ों में तो पूरा मौजूद है किताबों में, और EDO हेल्थ बनने का जो असाइनमेंट था वो बहुत डिफ़िकल्ट असाइनमेंट था। इट वाज मोस्ट चैलेंजिंग असाइनमेंट, और मैंने तीनों फॉर्मेट्स में काम किया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध में भी किया है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी किया है, और फेडरल में भी किया है, और फेडरल में एडमिनिस्ट्रेशन में भी किया है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेल्स टैक्स में भी किया है, और कस्टम साइड पे भी किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे चैलेंजिंग असाइनमेंट्स थे, मगर सबसे डिफ़िकल्ट आपका हेल्थ का था। अच्छा, अगर हम वही बात करें ना अदलो इंसाफ की, तो फिर हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी नौकरी से के साथ अदलो इंसाफ नहीं करते, बस वो तनख्वाहें आ रही हैं, वो बैठे हुए हैं। या अब्बासी शहीद में ज़ाहिर मैं EDO था तो मेरे अंडर में था, तो वहाँ मैं गया तो पता ही चला कि अगर पेट में रसोली है तो 4 महीने का वेट है। ओहो। और अगर आपका हाथ टूट गया तो उसकी सर्जरी के लिए 5 महीने का वेट है। 5 महीने तक हाथ लेके घूमते रहे, वो वैसे ही जुड़ जाता था। हाँ। तो पूछा कि भाई क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि जी ये 1.5 घंटे की OT चलती है। क्यों जी? टेक्नीशियंस चले जाते हैं। अच्छा, बच्चों की डिलीवरी देखी तो सारी C सेक्शन ऑपरेशन, सिजेरियन सेक्शन हो रहा है।
मैंने टाइमिंग्स देखी उनकी कि किस वक्त हो रहा था, पता चला रात को हो रहे। तो जो अंडर ट्रेनी थी डॉक्टर्स, वो अपना हाथ को साफ करने के लिए नॉर्मल डिलीवरीज को सबको सर्जरी बना रही थी। तो मैंने जो इंचार्ज थी गायनी वार्ड की प्रोफेसर साहिबा को कहा कि क्या अब्बासी शहीद में नॉर्मल डिलीवरी होना बंद हो गई है? अच्छा, दवाइयाँ जो हैं वो सामने, टेस्ट सामने, तो लाकानूनियत बहुत थी। दवाइयाँ बिक रही हैं, पैनाडॉल नहीं है, और वो एक को ठेका दिया पैनाडॉल का, तो वो किसी रेफरेंस से आए और बड़े, मैंने उनको जाके रिसीव किया। ईडीओ हेल्थ का कमरा काफ़ी बड़ा होता है, तो मैं जाके लिया, बिठाया, मैंने कहा जी फलां साहब ने भेजा है। मैं जी बताइए हुक्म करें क्या? तो कहने लगा जी मुझे 9 करोड़ रुपए का ठेका मिला है पैनाडॉल की सप्लाई का, और जिन साहब ने भेजा है इसका आधा तो वो लेंगे, आधे का जो है ना वो दूंगा सप्लाई, और आधे की हम दोनों आधा आधा कर लेंगे, 1.25 करोड़, बाकी आवाम रोती रहे। तो मैंने कहा कि यार ये जो पैनाडॉल की सप्लाई है ये तुम कहाँ दोगे? तो कहना लगा अब्बासी शहीद में दूंगा, इधर दूंगा, इधर दूंगा। तो मैंने कहा जिन साहब ने आपको भेजा ये उनके इलाका नहीं है, मैंडेट नहीं है उनका, तो वो अपने लोगों की पैनाडॉल खा जाएंगे। कहना ये तो आप उनसे पूछें। मैंने फिर उसको बहुत ही गंदी सी गाली दी, और मैंने कहा कि इतनी ज़ोर का तुझे थप्पड़ दूंगा कि अगर इस तरह की बकवास की हो। मैंने कहा इसको थ्रो हिम आउट। फिर उन साहब का फ़ोन आया, कहना आपने भाई बड़ी बदतमीज़ी से बात की। मैंने कहा कि और उनको आपने गाली दी। मैंने कहा कि आप शुक्र अदा करें कि वो गाली मैं आपको नहीं दे रहा, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं कहा मैं कस्टम्स में होके वहाँ पैसे नहीं लेता, यहाँ ईडीओ हेल्थ बन के मैं पैनाडॉल के पैसे लिखाना शुरू कर दूँ। और एक बड़ा दुख होता है कि लोग मतलब सोचते नहीं है कि उन्होंने भी मरना है। और उसके बाद हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में अगर करप्शन में देखता हूँ तो मुझे पर्सनली बहुत गुस्सा आता है। वैसे करप्शन है ही गलत, लेकिन ये दो ऐसी चीज़ें जो आपकी, जिसे कहते हैं ना, बेस तबाह कर देती है। अगर एजुकेशन नहीं है तो आपकी बेस नहीं है, हेल्थ नहीं है तो जाहिर है फिर आप, अगर आपके पास दवाइयों के पैसे नहीं होंगे तो आप क्राइम की तरफ जाएंगे। ये एक बड़ा अहम वो होता है। प्राइस चेकिंग के हवाले से बात करते हैं। प्राइस चेकिंग पे भी आपने एक टाइम रहा, चीफ प्राइस कंट्रोलर भी चीफ रहे, लेकिन मैं देखता हूँ, मैंने 2007 में इस पे काम करना शुरू किया था। मैं देखता हूँ लिस्ट आ जाती है, फॉलो नहीं होती, और उसके लिए असिस्टेंट कलेक्टर को जाते हैं और थोड़ी देर के लिए। 2.5 साल रहा, और अगर आपको याद होगा 2008 में और 9 में दूध वालों की पिटाई हुई थी इस शहर में। 6 रुपए इन्होंने बढ़ाए थे, और इनको हमने कहा कि आप ये कम कर दें। तो इन्होंने बड़ी तकरीर वकरीर की, तो हमने वो जो भैंस कॉलोनी है उसको कॉर्डन ऑफ किया। कॉर्डन ऑफ किया तो इन्होंने हमला कर दिया, गाड़ी उलट दी और सारा हो गया। तो मैंने जितने एंट्री पॉइंट्स हैं ना वहाँ पे पिकेट्स लगवाई, और जो दूध की गाड़ी एंटर हुई रात के 2 बजे 3 बजे उसको पकड़ा। और यहाँ ली मार्केट में इनकी एक होलसेल मार्केट है, पहले तो वो छीनी हमने इनसे, इनकी एसोसिएशन वालों से। वहाँ मजिस्ट्रेट को बिठाया, गाड़ी पकड़ी, गई उधर, सरकारी रेट पे ऑक्शन हुआ, उसके जेब में डाला। अच्छा, जब हम गाड़ी पकड़ते थे तो जो पुलिस वाले और जो हमारी सिटी वार्डन से उनको ये हुक्म था कि बगैर पूछे 5-6 चांटे और 2-4 डंडे लगाओ उनको। अच्छा, वहाँ जाते थे, जब ऑक्शन हो जाता था तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने मैंने कहा 2 थप्पड़ और लगाना इसके जाते हुए उस वक्त। लेकिन शायद वो सोशल मीडिया वाला सीन नहीं था। हाँ बिल्कुल था, लोगों ने बहुत लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, सोशल मीडिया भी था। और विद ब्लैक मेलिंग जो है विद इन 6 आवर्स जो है वो कीमत वापस नॉर्मल हो गई। और वो जो एसोसिएशन के साहब थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के वास्ते मेरी मार्केट मुझे वापस कर दें, मैं 50 साल से इसका वो हूँ। और केएमसी की ज़ाहिर है जो सरकारी बिल्डिंग्स लोगों ने ली हुई थी वो तो ज़कात खरात में समझते हैं ना कि इनको मिली हुई है। अच्छा, मैं तो जैसे सिग्नल्स अभी मैं जुबल में देने गया था टॉक बच्चों को, मैंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा आप हमें क्या एडवाइस देंगे? मैंने कहा सिग्नल पे खड़े होने का पेशेंस अपने अंदर पैदा कर लो। मैंने कहा अगर कभी मौका मिला दोबारा मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में आने का, तो बीवी के सामने मैं पुलिस वालों को कहूँगा इनके थप्पड़ लगाओ जो ये छोड़ते हैं सिग्नल। इतना डेंजरस है वो सिग्नल तोड़ना। आपका पेशेंस है भाई, 30 सेकंड्स तुम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। बिल्कुल जी, इससे बड़े एक्सीडेंट भी हम देखते होते हैं कि वो जब तक सिग्नल की वो लाइट, उनको पता होता है कि जब तक हम पहुंचेंगे ये 2 सेकंड खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो क्रॉस कर जाता है। और ये कराची में अगर हम ट्रैफिक की बात करें ना, तो ये बस एक दूसरे की उस पर ही चल रहा है। जब हम लड़के थे या जब हम मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते थे उस वक्त नहीं था ये 80s और 90s। ये जो अब जो पौध आई है ना 20s की और ये 21s की, कोई कायदा कानून नहीं है। अच्छा, उस ज़माने में जब हम नौजवान होते थे, अगर किसी बुजुर्ग ने गाड़ी चला कर ठोक दी हमारे अंदर और हमने देखा कि ये हमारे वालिद साहब के चचा की उम्र का है, तो हमने कुछ नहीं कहा।
अब ये 20-20 साल के लड़के 50-50 साल के बूढ़े को निकाल के पिटाई कर रहे होते हैं कि तूने गाड़ी कैसे ठोक दी। जी दस्तरखान जी, इस वक्त हम लोग सहरी ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं और अपने मेहमानों से पूछेंगे कि कैसी लगी जो सबा ने मखनी दाल बनाई। जी अली भाई, कैसी लगी इन्होंने जो दाल बनाई थी? बस शो के बाद इंशाल्लाह रेसिपी का है कि प्रिंट आउट हमें मिल जाए। वैसे आपने करी कभी कुकिंग लाइफ में? मैंने कीमा बनाया था यूके में, ओके। और कीमा की इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मैं बस कीमा, हर हफ्ते कीमा ही बनता था। तो मेरे साथ वो जो हॉस्टल में जो रूममेट्स थे वो अफ्रीकन थे, युगांडा के थे और गाना के थे। तो मैं इतना ज़्यादा बनाने लग गया था कि एक दिन मैंने ना कुछ फ़िश एंड चिप्स वगैरह ट्राई किया, तो उनको भी ये कीमा बोलना आ गया था। तो एक दिन मुझसे पूछते हैं कि वो कीमा नहीं बनाया आपने आज? तो खैर हम थोड़े से स्पॉइल्ड बच्चे हैं, किचन का एड्रेस कम ही जानते हैं, लेकिन यह है कि अच्छी बात है, सीखना चाहिए खाना बनाना। आप क्या, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो स्पॉइल हो चुके हैं, किचन का एड्रेस कब जानते हैं। शाह भाई, कैसी लगी आपको इनकी बनाई? बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत पसंद आई। तो शाह भाई, आपने वैसे कभी कुकिंग लाइफ में कभी नहीं जिंदगी? टाइम नहीं मिला कभी। टाइम ही नहीं मिला कभी। अच्छा, होता है वैसे, नॉर्मली कम जाना होता है। अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको शायद एक आध दफ़ा जाना पड़ जाता है किचन के। नहीं, मैं तो बाहर भी गया, घूमा भी है, यहाँ हॉस्टल में भी रहे सिंध मेडिकल कॉलेज में, मगर बस वो भाग दौड़ इतनी होती थी। तो दोस्त भी बेचारे काम कर देते हैं, सारे दोस्तों से करवा लिए तो। हाँ, इधर खा लिया उधर खा लिया बैठ के। मोहसिन भाई, आप बताएं जी, कैसी लगी आपको? हाँ जी, बहन ने बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह। और दाल मखनी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो उस लिहाज से दाल तो खाई है, लेकिन मक्खन का इस्तेमाल जो इन्होंने फरमाया बेहतरीन है माशाल्लाह। अच्छा, ये मैं समझ रहा था सबा कि ये जो आप दाल बनाएंगी ये मीठी भी हो सकती थी, क्योंकि उसमें आप कुछ पता नहीं क्रीम डाल रही थी, मक्खन डाल रही थी। ये तो स्पाइसी थी, ये क्या इसके पीछे वो है गेम है? यही मैं आपसे शुरू में जो कह रही थी ना कि ये बहुत एक बैलेंस इस तरह का मेंटेन करना होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्पाइसेस भी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो बैलेंस में चल रहा हो, अदरवाइज़ वो मिल्की और इस तरह का सब फ्लेवर हो सकता है। बैलेंस लेके चलती हैं जी, और इनकी क्वालिटी है, ये इतनी जल्दी वाली डिशेस बनाती हैं ना, तो सबको इनसे क्लासेस लेनी चाहिए कि जी 30 मिनट्स कोरमा, और कौन सा 20 मिनट्स कोरमा। यस, कोरमा इन्होंने 20 मिनट में बना दिया जी। और ये इसका टाइम ड्यूरेशन मैंने पूछा नहीं खुद ही, आज शर्मा के, कितने देर में बन जाती है? बस अगर दाल गली हुई है तो सेम 20 मिनट्स 20 मिनट्स में ये खाने बना रही हैं। अच्छा, सेगमेंट में जो हमारे मेहमान होते हैं हम उनसे कुछ उनके बचपन की बातें भी पूछते हैं। ज़ाहिर है बचपन हर किसी को अपना याद आता है, और उसके बाद फिर वो कहता है काश वो वक्त लौट आए, लेकिन ज़ाहिर है आप बड़े होते हैं। अली भाई, कैसा था बचपन? कितने शरारती थे? पढ़ने में अच्छे थे या कम थे? और घर वालों की तरफ से कभी सख्ती, ये चीज़ें हुई? बहुत ज़्यादा शरारती था और इंतहाई नालायक, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो डॉक्टर कैसे बन गए? तो हुआ ये कि 8वीं जमात तक तो वो हमारे यहाँ पता नहीं इस वक्त ग्रेड आते हैं या नहीं आते, उस वक्त C ग्रेड आता था मेरा 8वीं जमात तक। तो अम्मा बिग बैंक में मैनेजर थी, तो अम्मा ने नौकरी छोड़ दी, कहा कि अब मैं बच्चे पे फोकस करूँगी। तो मैं क्रिकेट वगैरह खेलने का, जैसे उस वक्त हम क्रिकेटर बनेंगे, वही एक ख्वाब था। तो जब अम्मा ने बैंक की नौकरी छोड़ी तो उसके बाद फिर वो C ग्रेड से आई जंप टू 85 and 86% और फिर साइंस मिल गई, एंड देन खतरनाक उसके गड्ढा बाद चला था या सिर्फ punishment नहीं, होती वो अम्मा उस वक्त थ्योरम्स मुझे याद है, थ्योरम्स याद करवाती थी मैथ्स पे, और थ्योरम्स का रट्टा लगाता था मैं। एक तो थ्योरम्स को समझा जाता है, मैं रट्टा लगाता था। सो आई वाज प्रो इन रट्टा। तो कराची बोर्ड पे थे तो रट्टा हमारे लिए रट्टा ही सूट करता था हमें। रट्टा इज द बेस्ट तो अम्मा ये कहती थी कि कोई 7-8, मेरे ख्याल से 7-8 थ्योरम थे, तो अम्मा ये कहती थी आज थ्योरम एक याद करो, फिर मैं तुम्हें खेलने जाने दूंगी। तो आज के थ्योरम याद किया, खेलने गए। दूसरे दिन अम्मा कहती थी कल वाला थ्योरम पहले लिखो, फिर आज का थ्योरम याद करो, फिर खेलने जाने दो। तो एक टाइम ऐसा आया कि 7 से 8 थ्योरम जो है ना हम एक दिन में लिखा करते थे। और फिर मैथ्स में, मैट्रिक में मार्क्स ऐसे आए कि शायद मैंने 2 मार्क्स का कोई सवाल छोड़ दिया होगा और 98 मार्क्स माशाल्लाह। तो मैट्रिक बोर्ड में। तो इस किस्म के फिर पढ़ने में बेहतर हुए। और शरारती इस किस्म के थे कि अब्बा ने, क्योंकि अब्बा का एक पूरा फर्म थी लॉ की, तो अब्बा ने जब इंटर के बाद मुझे फाइलें थमा दी कि आओ अब मेरे पीछे चलो कोर्ट में, सिटी कोर्ट में। तो ख्वारी इतनी लगी कि एक दिन सीढ़ी से मैंने फाइलें फेंकी, मैंने कहा मैं वकील नहीं बनना। और गलती से मैं इनके ना वकील हजरात की, मैं बड़ा फेमस है ये, मैं इनके वो इलेक्शन कैंपेन के उसमें चले गया डिनर पे। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कहा मैं बाहर गाड़ियाँ प्राडो खड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं,
दे आर वेरी रिच पीपल, वेरी गुड अर्निंग लॉयर्स, बट अंदर जो खाना मैंने देखा है, मैंने कहा फुल देसी फूड नहीं वो जिस तरीके से खाया गया, चलो वो एक होता है हर किसी के खाने का। मैंने कहा मैंने लॉयर नहीं बनना, मैंने सोफिस्टिकेटेड सा एक डॉक्टर बनना है। खैर फिर क्या हुआ कि जब मैंने BDS शुरू किया तो सेकंड ईयर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वाज नॉट डेंटल स्टूडेंट बेसिकली, और मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रही थी पढ़ाई। तो अब्बा को मैंने जाके शिकायत कर दी, मैंने कहा अब्बा जब मैंने फाइलें फेंकी तो आपने कहना चाहिए था ये असल फील्ड तो ये वकालत ही है, मुझे मुश्किल लग रही थी, मैं तो बच्चा था, आपने समझाया नहीं मुझे। फिर उन्होंने दोबारा से रिकाउंसलिंग की और मुझे दोबारा से डेंटल की तरफ राग़िब किया। फॉर्चुनेटली उसके बाद फिर यह है कि जब डेंटिस्ट्री कंप्लीट की तो उसके बाद बड़े हो चुके हो, स्ट्रगल करना शुरू किया, एंड देन छोटी एज वाली बात है। फॉर्चुनेटली स्कॉलरशिप मिल गई, यूके चले गए पढ़ने के लिए। वहाँ पर फिर दुनिया देखी और रियलाइज हुआ कि असल एजुकेशन क्या है, बिल्कुल अलग पैराडाइम से उधर पढ़ाई देखी। लेकिन यानी कि ये जो इस वक्त बात हो रही है, आप शरारती थे बहुत शाह भाई, आप ये बताएं, आप बचपन में शरारती थे, आपका गुस्सा तो तेज होगा, ये तो मैं शाह भाई को जानता हूँ काफी, शाह भाई आपका गुस्सा तेज होगा, और बचपन कैसा था आपका? हाँ शरारती था काफ़ी, विटी बहुत था, ओके, विटी बहुत था, और डिबेट्स वगैरह करता था, स्पोर्ट्स भी सारे खेलता था, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, और लड़ाई झगड़ा भी करते थे ज़ाहिर है। हैदराबाद में तो हॉकी और फुटबॉल खेली जाती है, क्रिकेट भी खेलते थे, तो ज़बरदस्त मतलब, मगर मैं पढ़ता ज़रूर था रोज़ाना। डरते किससे थे घर में? एक होता है ना, या तो अम्मी से। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है, लड़के ज्यादातर अब्बा से डरते हैं और अम्मी से नहीं। अब्बा का तो उन्होंने खौफ बना रखा था हमारे, बेचारे बिला वजह में वो एक खौफ होता है। कभी जिंदगी में उन्होंने नहीं मारा, ना डांटा कभी वालिद साहब ने। अम्मा ने, मैं कपड़े पहनने पे जो है ना, मतलब आस्तीन और उस पे काफी जिद बहस करता, तो मेरी बड़ी पिटाई हुई है ये। अच्छा, मुझे याद है जब हम भी छोटे थे तो ये बड़ा होता था। अब तो बच्चे हर तरह का फैशन करता है, लेकिन हमें अपना दौर याद है कि वो एक शूज आते थे, वो लंबे वाले, वो नहीं पहनने, वही पहनने, हमने वो पहनने होते थे, और नहीं पहनते होते तो वो जो 2 पट्टियों की चप्पल बनती थी, हाँ वो भी नहीं, जो हमारी अम्माएं और खालाएं पहनती थी, वो उतरती थी और ठकड़क कमर के पीछे शुरू। अच्छा शाह भाई, ये क्यों होता था कि मतलब अब आज के दौर का बच्चा तो हर फैशन कर रहा है और उसको आप बोलने का सोच भी नहीं सकते। हमारे मतलब याद आता है मुझे अपना टाइम भी, तो वो एक होता था ना, ये जूते पहनने, एक टी-शर्ट होती थी जिसपे शक्लें बनी हुई होती थी, नहीं ये भी नहीं पहननी, ये क्यों? मतलब हमारी जो वालदा थी ना, या जो उनकी जनरेशन की थी, उन्होंने जो जनरेशन बनाई वो बड़ी सिविलाइज थी। हमारी बेगमात या हमारी जो बाजियाँ हैं, उन्होंने जो जनरेशन अब वो बना रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो सोसाइटी में जंगली पन है, उसमें कंट्रीब्यूशन इन लोगों का है। मॉल के गेट पे खड़ी होती हैं, आप हट जाएं भाई, खाना ले लिया शादी पे तो वहाँ से नहीं हट रही, उसमें जहाज में जाएं तो आयल नहीं छोड़ रही। अदरवाइज हम जो अम्मा के साथ जाते थे वो यूं करके देखती थी, एक बिस्किट उठाया, दूसरा यूं और 2 उठा लिए तो बड़ी पिटाई होती थी। ये अक्सर मेहमानों के जाने के बाद पिटाई होती थी अक्सर। अब्बा का आपने क्यों खाया उनके साथ? टीवी बंद, रेडियो बंद, अब्बा आ गए, ये वो। यहाँ पे तो एक बच्चा उधर लेटा हुआ है, हाँ हेलो पापा हाउ आर यू, ये वो, बस नहीं ये सही क्या तो ये अदब लिहाज जो है ना, ये जो हमारे जनरेशन की खवातीन है, जबकि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, और हमारी वालदा या हमारी खालाएँ या हमारी नानी दादियाँ जो है, मगरिब के बाद बड़े भाई के साथ बैठ जाते थे, जैसे मगरिब हुई तो वहीं ग्राउंड में बैठ गए। सही। दूर से हमें नजर आता था एक खातून आ रही है, चादर पहनी हुई और हाथ में वो कपड़े धोने वाला डंडा होता था, वो होता, मगर के बाद बाहर क्यों, और वहीं पिटाई होती थी भाई की। मैं तो छोड़ा था तो मैं बच जाता था, और हॉकी रखी हुई थी गेट के ऊपर, मगरिब के बाद अगर किसी ने बेल बजा दी, उस लड़के की पिटाई होती थी। अच्छा, और पहले एक बड़े मजे की बात बताऊं, पहले बड़ों का एक ये मैं बड़ा अदब था कि अगर आपके दोस्त का या दोस्त के दोस्त का या मोहल्ले का भी कोई बड़ा है तो जवाब देने का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब ये बड़ा नहीं जवाब देने का क्या, वो तो आपको 4 गलियां पीछे मिल गया ना महल्ले का बुजुर्ग, वहीं थप्पड़, तभी जो और हम भागते थे उसको देख। सिगरेट तो मतलब ऐसा था किसी भी बड़े ने देख लिया तो ये सिगरेट तो वो, और अब तो बहरहाल अल्लाह ताला वो दौर लाए, खौफ लाए दोबारा बड़ों का। शाह भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन में आए और बहुत सारी चीज़ें भी हमने तो बहुत एंजॉय किया, दाल मखनी, और ये जो खास तौर पे ये जो शेक है ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। बिल्कुल, खाने पीने का शौकीन हूँ, आपको मेरी सेहत देख के अंदाजा हो गया होगा। नहीं अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक डॉक्टर ने मना नहीं किया कि हर चीज़ का बॉर्डर लाइन है, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और आप इसी तरह जो इंसाफ का काम कर रहे हैं लोगों को दिलाने का, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी दे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक